हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फिट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल एंड शर्मा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब इन दोनों की मस्ती मजाक नोक झोंक, इसके पापा, शमा की ऑफिस काम वगैरह, मतलब इन सब की सब काफ़ी दिन ऐसे ही चलते रहती है। पर फाइनली ऐसे एक सुबह आ जाती है ना, ऐसे एक दिन आ जाती है ना, हमें पता नहीं बस सबकी लाइफ में क्या ही होने वाली है, कौन से तूफान आने वाली है, जो तूफान सबकी लाइफ तहस नहस करने वाली है, सबको हिला के रख देने वाली है। वेल वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगी ना। फिर ऐसे ही एक सुबह आ जाती, जिस टाइम सोनल उसके पापा के साथ ऐसे हंसती हुए मस्ती करते हुए ब्रेकफास्ट कर रही होती है और अचानक उनके फ़ोन पे कॉल आ जाती। और ये कॉल किसी और की नहीं था, उनके मैनेजर का था, जो ऑफिस से कॉल कर रहा था कि सर अभी की अभी ऑफिस आ जाइए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो उनकी प्रॉब्लम, फिर कौन सी प्रॉब्लम? वो प्रॉपर्टी की काम सही से चल तो रहा है ना। तो उन्होंने कहती प्लीज़ सर, मैं कहा ना कि ऑफिस आ जाइए, फिर आपको खुद ही पता चलेगी सब गड़बड़ हो रहा है, प्लीज़ अब जल्दी ऑफिस आ जाइए। तो उन्होंने कहती क्या क्षमा आई है ना? तो उन्होंने कहती नहीं कोई नहीं आया, प्लीज़ आप आ जाइए और उन्हें भी बुला लीजिए प्लीज़ जल्दी। तो उनके पापा घबरा जाते कि अचानक हो क्या गया, मैनेजर इस तरह से बुला रहा है और घबरा भी रहा है। तो सुनल कहती क्या हुआ पापा, कुछ हुआ है क्या? तो उन्होंने कहते नहीं वो ऑफिस में कुछ काम आ गया, इमरजेंसी, मुझे अभी जाना है। तो सुनल कहती पर इतनी भी क्या इमरजेंसी, क्या मैं चलो? तो उनकी अरे बेटा तू क्या करेगी, तो घर पे रह, मैं शमा को लेके चलती हूँ। तो तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अरे मैं सब संभालूंगी, चिंता मत कर, आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के फटक से अपनी हाथ टिश्यू से साफ करते हुए उन्होंने फ़ौरन, मतलब उनके मैनेजर ने इतनी इमरजेंसी और इतनी घबराते हुए बात किया था ना, जिस पे उन्होंने भी घबरा रही होती है, और फ़ौरन उन्होंने अपनी कार लेके निकाल जाती और जाते हुए उन्होंने शमा को भी कॉल लगा दी थी। थोड़ा शमा भी सुबह सुबह अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो भी अंकल की कॉल देख के वो फ़ौरन कॉल अटेंड करती और उनकी बात सुन के वो तो खाना भी नहीं खाती, वो फ़ौरन वहाँ से उठ जाती। तो उसके पापा गुस्सा करने लग जाती कि एक तो पहले से तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है और टाइम से अभी भी खाना नहीं खा रही हो, क्या इतनी इमरजेंसी पड़ा है जो खाना वगैरह छोड़ के तुम्हें भागना पड़ती है? हाँ, तो मैं कहती पापा प्लीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट है, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज़ मैं ऑफिस से खा लूँगी ना प्लीज़। तो ऐसे बोलकर फटाक से खड़े होकर सीधा अपनी रूम की तरफ भागती, तुरंत तैयार हो जाती, सारी कागजात वगैरह बैग के अंदर डालती और फटाफट घर से निकल जाती है ना अपनी गाड़ी लेके। और वो बहुत ही जल्दी ड्राइव भी करी होती है, क्योंकि उसे भी जल्दी था ना कि यार पता नहीं अचानक हो क्या गया, एक तो इतनी पैसा इन्वेस्ट कर दी, ऊपर से इतनी इमरजेंसी, आखिर वहाँ क्या है? तो अभी जाते हुए ऐसा भी सोच रही होती है। और इधर सोनल भी शमा को कॉल करी होती है, तो वो भी कॉल अटेंड करती कि हाँ क्या हुआ अंकल, इतनी इमरजेंसी क्यों बुलाया? तो कहती हाँ मैंने भी तो इसीलिए आपको कॉल किया ना, मुझे भी नहीं पता, ऑफिस से किसी की कॉल था जिस कारण पापा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और थोड़ा निकल गई। आपको पता है क्या क्या अगर वहाँ किया है ऑफिस में? तो कहते मुझे तो कुछ नहीं पता, डोंट वरी, मैं जा रही हूँ ना, मैं सारी पता करके तुम्हें बताती हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं निकाल ही गई, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो सोनल भी खुश हो जाती कि अच्छा ठीक है संभल के जाना। तो शमा हंसती कि हाँ बाबा ठीक है, मैं सब पता करके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, बाय। तो शमा ऐसे बोलकर कल कट कर दी थी। अब सोनल भी थोड़ा खुश हो जाती और वे अब थोड़ा रिलैक्स फील करती कि मैं भी यही उम्मीद करती हूँ
कि सब सही रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुसीबत ना हो। तो ऐसे ही सोच रही होती है। इधर शमा वो जल्दबाजी में ऐसे गाड़ी पार करने के बाद तो मानो वो ऐसे ही पागलों की तरफ भागते हुए ऊपर अंकल के रूम की तरफ भागने लग जाती। पर वहाँ जाते हुए देखती कि मतलब अंकल की जो केबिन है ना, जो ऑफिस रूम, उन ऑफिस रूम के बाहर के पुलिस वगैरह वैसे ना रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो वो थोड़ा हैरान हो जाती, शॉक्ड हो जाती कि पुलिस, यह पुलिस क्या कर रहा है और अंकल अंकल कहाँ है। तो ऐसे बोल के वो अंकल की ऑफिस के अंदर घुसने वाली होती। पर उससे पहले वो देखती कि वहाँ पे भी अंकल के सब एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी कुछ कह रहा है जो पागलों की तरह हैरान होके बस अंकल सुन रही है। तो इतने में शमा आ जाती कि मैं कमिन। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ बैठो। देखो सुनो ये आदमी क्या कह रहा है। अरे इतने दिन के बाद इन्होंने आके कह रहे हैं उस प्रॉपर्टी की असली हकदार, असली मालिक इन्होंने है। हमारी सब फ्लॉड हुआ है, धोखा हुआ है। जिस आदमी ने हमें उस प्रॉपर्टी बेचा है ना, वो आदमी कोई फ्लॉड था। तो ये बात सुन के तो अब शमा भी थोड़ा हैरान हो जाती, शॉक्ड हो जाती और बैठ जाती कि क्या फिर क्या कह रहे हैं अंकल। और अब इतने दिन कहा थी हाँ हम वो प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लिया, पता करके लिया है और न्यूज़ भी क्या था। पर उस प्रॉपर्टी की कोई रिश्तेदार, कोई हकदार कोई भी नहीं आ गया है। और अब अचानक आके कह रहा है उस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। ऐसे कैसे हो सकती है। ये तो नहीं है कि आप जानबूझ के हमारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिसपे वो आदमी थोड़ा मुस्कुराती कि अरे खुद की प्रॉपर्टी भाई, मैं क्यों फ्लर्ट करूँ। और ये देखो मेरी सारी असली कागजात। और हाँ मैं कैसे आगे आती, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली अब्रॉड में रहती हूँ। तो फिर मेरी खानदान, मेरे रिश्तेदार कैसे आगे आती। और वैसे भी मेरी खानदान में ज़्यादा कोई है तो नहीं है, क्योंकि मेरी बाबूजी मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरी बहन के नाम कर दी। इसलिए मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम सब की सब वहीं पे शिफ्ट हो गई। और कई सालों से हम सब की सब वहीं पे रह रही हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं आती। शायद इसी बात का फ़ायदा उठा के कोई आप लोगों के साथ धोखा किया, फ्लर्ट किया। तो भाई साहब क्या बोलो। अब तो श्यामा, सुनाल के पापा और दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसे सिचुएशन पे अब हम क्या करो। स्पेशल कहती पर हमारी साथी क्यों धोखा करेगी। ये दिखे ना सारी कागजात। अरे आपको क्या लगता है कि इतनी सारी कागजात देखने के बाद आपको धोखा नजर आती है। देखिए सारी की सारी असली नजर आ रहा है। और ऊपर से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें फौरन अब्रॉड जानी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी। पर फिर भी हम न्यूज़ किया, इतनी सारा पता किया, पर ऐसे कैसे। हम देखिए सच में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई हमारी सब इतनी बड़ी धोखा क्यों। जिस पे वो आदमी कहती देखो भाई वो तो मुझे नहीं पता, पर इस प्रॉपर्टी की असली मालिक मैं ही हूँ, सिर्फ मैं और मेरी बहन जो अभी भी जिंदा है और वो अब्रॉड में रहती है। और देखो ना ये जो है ना, ये सारी असली कागजात हैं। और तुम लोगों के पास जो कागजात वगैरह है ना, वो सारी की सारी नकली है, नकली। और मैंने वहाँ पे गई थी मेरी प्रॉपर्टी देखने के लिए। देखा तुम लोग काज भी स्टार्ट कर दी। क्या बोलूँ तुम लोगों को। अरे प्रॉपर्टी की असली हकदार, असली मालिक कौन है वो तो भी नहीं किया और सारे काम वगैरह स्टार्ट कर दी। खैर क्या बोलूँ तुम लोगों को। एक काम करो, अभी की अभी वहाँ की सारी काम वगैरह बंद कर दो। तो शमा कहती क्या मतलब कि काम बंद कर दूँ। और आपको पता भी है उस प्रॉपर्टी लेने में हमें ऑलरेडी 20 करोड़ लग गई और सारे काम वगैरह में और 20 करोड़ और भी 10 करोड़ लगेगी पूरी काम कंप्लीट करने में। फिर अब कैसे कह सकती है क्यों काम बंद कर दूँ। तो आदमी कहती फिर क्या करेगी, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे तुम लोग कब्जा नहीं कर सकती। देखो अगर आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैंने ऑलरेडी पुलिस बुलाया है। अगर ज़रूरत पड़े मैं
कोर्ट में भी जा सकती हूँ और तुम लोगों के खिलाफ केस भी दायर कर सकती हूँ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की असली मालिक मैं हूँ और असली कागजात भी मेरे नाम पे है। इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात मानो और काम बंद कर दो। जिस पर शमा कहती, देखिए मेरी बात माने, हमारी ऑलरेडी इतनी पैसा खर्चा हो गई, इसलिए कह रही हूँ अगर मैं मेरा मतलब कि अगर हम सब आपके लिए कहीं और इससे भी अच्छा प्रॉपर्टी खरीद लाती हूँ, फिर आप वो लीजिए ना, ये छोड़ दीजिए। देखिए हमारी प्रॉब्लम तो समझिए। जिस वो आदमी मना कर दी थी कि नहीं, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकती। और तुम लोग यहाँ पे कितनी पैसा लगाया, कितनी खर्चा किया मुझे तो नहीं पता, पर मैं इस प्रॉपर्टी के लिए 100 करोड़ की ऑलरेडी डील फिक्स कर दी। इसलिए कह रही हूँ मैं ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकती और मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, और नहीं तो मुझे पुलिस की मदद लेना पड़ेगी। क्या समझी ना? आती हूँ। तो वो आदमी तो यार ऐसे बोल के चले जाते, पर इधर सुनल के पापा, ओह माय गॉड, उनकी हालत ही खराब हो जाती। उन्होंने तो खड़ी होती और अपनी सीने पे हाथ रखते हुए उन्होंने वहीं पे गिर जाती। ओह माय गॉड, मतलब 50 करोड़ के दुख उन्हें सहन नहीं होता, वो भी एक सेकंड के अंदर। सब की सब खत्म, उनके बिजनेस, उनकी इतनी सालों की मेहनत, गाड़ी बाड़ी बंगलो, मतलब कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब कुछ बेचकर ये प्रॉपर्टी लिया था, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करी थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाली है। ऐसे कोई है जो उन्हें एकदम से बर्बाद करके, एकदम से भिखारी बना के रोड पे ले आके छोड़ेगी। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने तो वहीं पे बेहोश पड़ जाती, उन्हें अटैक आ जाते, शमा फौरन उन्हें पकड़ती और एम्बुलेंस कॉल करके उन्हें फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया जाता। वो भी परेशान हो जाती, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करूँ, उन्हें सब वो क्या रहा है हमारी साथ, ऐसे कैसे कोई इतना बड़ा फ्लर्ट कर सकती है। सुनल को क्या जवाब दूंगी? मेरी सामने, मतलब मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी कांड हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला, एक बार भनक भी नहीं लगा कि कोई हमारे साथ धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है, हमें उल्लू बना के हमसे पैसा निकाल रहा है, वो भी इतनी सारा पैसा। यार मैं क्या जवाब दूं? तो शमा ऐसे सोच रही थी और इतने में सुनल भी आ जाती है ना, वो भी पागलों की तरह रोते हुए भागते हुए, जबकि उसकी मेड उसे रुकने वाली होती है, उसे पकड़ने वाली होती है, बट उसकी मेड तो उसे पकड़ नहीं पाती। वो भाग रही थी, वो रो रही थी कि पापा पापा। तो इतने में सुनल उसके सामने आ जाती और वो उसे पकड़ कि सुनल रिलैक्स, तो पापा पापा कहाँ है, पापा पापा ठीक तो है ना? अचानक उन्हें वो क्या गया जो इस तरह से एडमिट करना पड़ा। बोलिए, और आपने बोला था ना कि पापा की ध्यान रखेंगे, फिर पापा की ध्यान क्यों नहीं रख पाई? बोलिए बोलिए ना, अगर पापा को हुआ क्या है? तो इतने में डॉक्टर आ जाती कि उन्हें अटैक आया था। सो सुन के सुनल एकदम से शॉक्ड हो जाती कि क्या? तो डॉक्टर कहती हाँ उन्हें अटैक आया था और अभी भी उन्होंने खतरे से खाली नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। तो डॉक्टर ऐसे बोल के वहाँ से चलना स्टार्ट कर दी थी। सुनल उनके पीछे भागने वाली होती, डॉक्टर क्या कह रहा है पापा, अरे ऐसे कैसे? तो इतने में शमा उसे पकड़ लेती और उसे कस के अपनी सीने से जगा लेती कि रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। तो सुनल उसके कलर पकड़ लेती कि अब पता था ना कि ऑफिस जाने के बाद अब मुझे कॉल करोगे, ऑफिस में हुआ क्या है, अब इतने परेशान क्यों है, इतने टेंशन में क्यों है? अब मुझे सब कुछ बताने वाली थी, पर अब मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं बताया? जिस पे सुनल सार झुका ली थी कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें क्या बताती, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद मैं खुद शॉक्ड,
नहीं आ रहा था कि हमारे साथ सब वो क्या आ रहा है। मतलब इतनी बड़ा फ्रॉड। तो इतने में सुन के फ्रॉड क्या क्या मतलब क्या फ्रॉड और कैसे फ्रॉड, किसने किया फ्रॉड? हाँ, जिस पे आप शमा को मतलब वो ना चाहते हुए भी वो नहीं चाह रही थी कि सुनल को सब पता चले, बट बेचारी क्या ही करती, वो मजबूर था जिस कारण उससे बताना ही पड़ता ना कि वो असल में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें बताऊँ तो कैसे बताऊँ, पर बताना तो पड़ेगा ही ना, यही सच है। पर वो सच ये है कि हमारे साथ सच में धोखा हुआ है, किसी ने हमारे साथ फ्लॉट किया है। हमने जो प्रॉपर्टी खरीदा उसके असली मालिक तो कोई और ही है जो एब्रॉड में रहता है, और जिससे हम प्रॉपर्टी खरीदा वो कोई मालिक नहीं था, धोखेबाज था, फ्लॉड था, जो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, हमें हमें बेवकूफ़ बनाया और हमें बेवकूफ़ बना के नकली डॉक्यूमेंट्स दे के सारे पैसा लेके भाग गई, जो हमें पता भी नहीं चला और नहीं बना के लगा। हम यार पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुआ। तो यार शमा तो ऐसे कह जा रही थी, पर इधर सोनल वो तो सार पकड़ के एकदम से दीवार के साथ लग जाती कि क्या इतनी बड़ी गलती, अब लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? पर पापा से कैसे हुई? उन्होंने तो इतना बड़ा बिजनेसमैन था ना, फिर उनसे इतनी बड़ा भूल कैसे हो सकती है? सब कुछ बेच दी, सारे प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर अब हमारी क्या होगी? अब हमारी क्या होगी? तो वो तो ऐसे बोल के एकदम से जमीन पे बैठ जाती, जिस पे शमा भाग के आके उसे पकड़ लेती कि अरे पागल हो गया, क्या कह रही हो कि सब खत्म हो गया? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अरे मैं हूं ना, हाँ प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगी, देखना सब ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस प्लॉट को ऐसे ही छोड़ दूं? मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगी। तुम बस शांत हो जाओ और थोड़ा सा हिम्मत रखो। हाँ देखो, अगर तुम भी टूट जाओगी फिर अंकल को कौन संभालेगी? हाँ उन्हें भी तो संभालना पड़ेगा ना, और उन्हें संभालना भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। तो शमा सनल को अपने सीने से लगा लेती, उसकी ऐसे शोल्डर पे थपथपाती, शांत हो जाओ, रिलैक्स, रो मत। तो क्या बोलो यार, इधर तो शमा और सनल को ऐसे समझाने लगती है कि शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अंकल भी ठीक हो जाएगी। पर वो कैसे खुद को संभालती यार, क्योंकि उसे भी पता था कि अब उसके पापा के पास कुछ भी नहीं है। मतलब एकदम से मनु जैसे अब सोनल उसकी पापा एकदम से कोई भिखारी है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ बेच दिया था, और अब तो उन दोनों की सहारा सिर्फ एक श्यामा थी। श्यामा अलावा इन लोगों के पास और कुछ भी नहीं था, कोई भी सहारा नहीं था। सोच को तो ये बात श्यामा को भी पता था कि अब मैं अलावा इन दोनों की कोई भी सहारा नहीं है, एक मैं हूँ जो इन लोगों को हिम्मत दे सकूँ, इन दोनों की सहारा बन सकूँ, इन लोगों की सारी परेशानी दूर कर सकूँ। इसलिए पहले मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर मैं रो दूँ, मैं एक पड़ जाऊँ, फिर इन दोनों को कौन सहारा देगी? फिर तो ये दोनों भी टूट जाएगी ना, ये दोनों भी फेंक पड़ जाएगी, हिम्मत से हार जाएगी, कमजोर हो जाएगी। फिर मैं मेरी जान को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं हारने दूंगी, मैं किसी को नहीं हारने दूंगी। हाँ तो ऐसे ही सोच के वो सनल को अपने सीने से लगाती और उसे बार बार शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी यार। मतलब कहा उसे इतनी आराम से इतनी सुकून सी लाइफ जीना है, पर यहाँ पे तो अब वो एकदम सी भिखारी बन चुकी थी।
मतलब वो नहीं, उसके पापा की वजह से सब हुआ था यार। जॉर्ज को तो उसके पापा की क्या जरूरत थी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक बिजनेस करने के लिए, वहाँ पे सारे पैसे पेस्ट करने की। यार इतनी भी जल्दबाजी अच्छा नहीं है। वो कहती है ना, वाकई जल्दबाजी की काम खतरनाक होती है, बुरा होती है। और सीधा बात है कि जल्दबाजी की काम शैतान का होती है। वो तो यहाँ पे प्रूव हो गया ना। अगर उसके पापा के पीछे का दुश्मन नहीं होती तब शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट यही तो बात है ना, अगर दुश्मन नहीं होता फिर प्रॉब्लम कहाँ से पैदा होती, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती फिर दुश्मन कहाँ से आती। दुश्मन थोड़ी आती, दुश्मन थोड़ी बन जाती ऐसे वैसे नहीं ना। फिर खैर इधर श्यामा और सुनील को अच्छे से समझा बुझा के ये दोनों की दोनों वो केबिन के बाहर एक वैसे जो पेंस वगैरह होती है ना वहाँ पे बैठा हुआ था। तो इतने में डॉक्टर आती और उन दोनों से बात करती। फिर ये दोनों ही अपने पापा से मिलने चले जाते हैं ना वो केबिन के अंदर। जब उसकी पापा उन्होंने तो अपनी बेटी को ऐसे हालत में मतलब इस तरह से रोते हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती। उन्होंने भी एकदम से रो दी थी। और सुनील अपने पापा के पास जाते ही उन्होंने अपनी बेटी को अपनी सीने से लगा ली थी कि बेटा मैं सब कुछ सेंस करती, मैं आने वाले भविष्य भी खराब करती। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बुरी गलती हो गई, बहुत बुरी गलती। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। जिस पर सुनील ने अपने पापा को हक कर ली थी कि पापा प्लीज, अब जानबूझ के सब थोड़ी किया, पर आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपके साथ किसी ने चीट किया है, चीट करके आपसे पैसा हासिल किया। पर कोई ना, मुझे मालूम है, मुझे पूरी तरह से यकीन है। मैं मेरे पापा को जानती हूँ ना। अरे मेरे पापा तो सुपर हीरो है। अगर मेरे पापा चाहते हैं ना फिर तो मेरे पापा फिर से ऐसे प्रॉपर्टी बना सकती है। क्या बना सकती है ना। मुझे तो पूरी विश्वास है। अब नहीं हार सकती, अब कभी नहीं हार सकती है ना। बोलिए अब तो बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ही स्ट्रांग। जिसपे अब पीछे से क्षमा भी कहती, हाँ मुझे भी पता है कि अंकल बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। और अंकल तो सुपर हीरो है, अंकल इतनी आसानी से नहीं हारेगी है ना अंकल। अरे पता है ना। जिसपे उन्होंने भी रोते हुए सारा रात की अगर मेरी बेटी कह रहा है फिर तो मैं सच में सुपर हीरो हूँ। और मेरी बेटी जैसे कह रहा है ना बिल्कुल वैसा ही होगा बेटा, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगी, मैं नहीं हारूंगी। मैं फिर से खुद के बॉल पे, खुद के पैर पे खड़े होंगी और मैं फिर से उन लोगों को दिखा दूंगी कि मैं इतनी आसानी से हारने वाली में से नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग। जिस पे आप सुनील के साथ साथ क्षमा भी अपने अंकल को हक कर लेती कि हाँ भाई ये हुई ना बात, मैंने हम इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। हम तो कोई ना कोई बिजनेस जरूर स्टार्ट करेंगे, जरूर, अभी बहुत जल्दी। पर अंकल उससे पहले आपको ठीक होनी होगी, वो भी पूरी तरह से, समझी ना। और उसके लिए आपको टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, टाइम से मेडिसिन लेना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप हमारी बात मानेंगे उतना जल्दी आप ठीक भी हो जाओगी। और जितना जल्दी ठीक हो जाओगी उतनी जल्दी हमारी सारी परेशानी, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या समझी ना। जिस पे उन्होंने भी खुशी हो जाती कि हाँ बेटा मैं तुम दोनों की बात मानूंगी। मैं टाइम पे खाना खाऊंगी, मेडिसिन लूँगी, मैं कोई भी बात इनकार नहीं करूँगी। तुम जो कहोगी ना हम वही करूँगी। जिस पे अब सुनील कहती नहीं पापा हमारे बात मानने की ज़रूरत नहीं है, बस अब टाइम पे खाना खा लेना और मेडिसिन, उससे तो कुछ नहीं। जिस पे उन्होंने कहती नहीं बेटा वो बात नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ अगर मैं उस टाइम तुम दोनों की बात मान लेती
तो शायद मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, गलती मेरी है, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में सब कर दी। तो शमा कहती नहीं अंकल, वो जो भी हमारे साथ ऐसा किया ना, वो शायद आपको जानती है और वो जानबूझ के आपके साथ ऐसा किया, आपको आपको फंसाया रहा था, आपको ब्लैकमेल करने के लिए। पर कोई ना, अब रिलैक्स हो जाइए, मैं खुद लगा दिया कि आखिर वो इंसान है ही कौन जो आपको इस तरह से बदबद करना चाह रही थी, आपको 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 रास्ते में लाना चाह रही थी। आखिर मुझे भी तो पता चलनी चाहिए कि आखिर वो है ही कौन। जिस पर उन्होंने कही थी नहीं बेटा छोड़ दो, मेरे मेरे पैसा गई है, उससे मेरे कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरे बेटी सही सलामत है, तुम ठीक हो, इससे भला मुझे और क्या ही चाहिए। पैसा गई है ना, तो क्या हो गया, मैं पैसा और कमा लूँगी ना, मैं पैसा फिर से कमा लूँगी। तुम छोड़ दो साड़ी। पर जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, मेरे साथ धोखा करके मेरे पैसा हड़प लिया, वो कभी नहीं खुश रह पाएगी, कभी नहीं। तो सुनल के पापा तो ऐसे बोले जा रहे थे, पर सोच को तो दिल में उन्हें बहुत हार्ड हो रहा था, उन्हें बहुत दुख हो रही थी, बहुत दुख। रे भाई इतनी सारी पैसा, मान लो जब 50 करोड़, ओह माय गॉड, अपनी लाइफ की पूरी मेहनत पर अपनी खानदान की जो जायदाद वगैरह भी था वो भी बेच चुकी थी, मतलब उन्होंने सब कुछ बेच दिया था। मान लो चश्मा उन्होंने अब ऐसी रस्ते की बिखारी थी, बट क्षमा उन्हें हेल्प कर रही होती है। पर उनकी तो नसीब अच्छा था कि उन्होंने रहने वाली वो घर जो था ना, वो सुनल के लिए रख चुकी थी, और उसी के बारे में सोच के वो घर छोड़ के सब कुछ बेच दिया था। सिर्फ वही एक घर था उन दोनों की रहने की, उन दोनों की एक सहारा था, बस वो एक घर, और कुछ भी नहीं था यार, क्या बोलो। खैर इधर क्षमा वो जाके डॉक्टर से बात करती, जिस पर उन्होंने बता दी थी कि हाँ तुम उन्हें ले तो जा सकती हो, बट केयरफुल, उन्हें ध्यान से रखना होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सदमा में है, और एक तो इतनी बड़ी चोट लगी है दिल पे, और ये जो चोट है ना, ये कोई भी इंसान इतनी आसानी से भूल नहीं सकती। हाँ हम कोई भी चोट भूल सकती हूँ, बट ये चोट ये कुछ ज़्यादा ही गहरा होती है। तो क्षमा वो डॉक्टर से वादा करती कि कोई ना डॉक्टर, मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं पूरी तरह से ध्यान रखूँगी, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, और उनकी बेटी है ना, वो भी है, वो ध्यान रखेगी ना अपना पापा की, उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए प्लीज़। जिस पे डॉक्टर भी मान जाती कि हाँ ठीक है, पर अभी नहीं, अभी 1 बज रहा है ना, मेरी अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक और पेशेंट है, मुझे उन्हें चेक करना पड़ेगा, मैं उसे देख के 20 मिनट के अंदर ही अंदर आती हूँ, और वहाँ से आने के बाद इन्हें थोड़ा और एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर मैं इन्हें डिस्चार्ज कर दूँगी, अगर कोई खतरा ना हो तो, और अगर कोई खतरा मिले फिर मैं तो नहीं। तो क्षमा मान जाती कि ठीक है, फिर मैं वेट कर रही हूँ। तो डॉक्टर ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। फिर क्षमा भी सोचती कि एक काम करती हूँ, मैं भी सुनल को बाहर लेके आती हूँ, लगता है बेचारे अभी तक कुछ नहीं खाया, और अंकल भी तो कुछ नहीं खाया ना। तो ऐसे ही उसके अंदर की तरफ जाने वाली होती, तो इतने में उसके पापा का कॉल आ जाते हैं। क्षमा अपने पापा का कॉल अटेंड करती कि हाँ पापा क्या हुआ, जिस पर उन्होंने उसे इमरजेंसी अपने ऑफिस बुला दी। तो क्षमा कहती क्या हुआ पापा, इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट है जो मुझे अभी आना पड़ेगा। देखिए पापा मैं अभी नहीं आ सकती, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। जिस पर उन्होंने कहती मुझे पता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, पर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कह रही हूँ तुम अभी की अभी ऑफिस आ जाओ। तो शिमा मना कर दी थी कि मैं तो नहीं आ सकती पापा, प्लीज़ अभी अंकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और मैं उन्हें इस तरह अकेले प्रॉब्लम में छोड़ के नहीं आ सकती प्लीज़। पर उसके पापा उसे बहुत डरने लग जाती, तो गुस्से में कल कट कर दी थी। सुनो पापा को वो क्या गया, इतनी गुस्सा क्यों कर रहा है। तो इतने में ही सुनल आ जाती कि
क्या हुआ, क्या बड़बड़ाए? तो शमा कहती कुछ नहीं। ओह तुम्हें भूख लगी है ना? तो सोनल मना कर देती कि मुझे नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी। पर आपको क्या हुआ है, आपकी फेस ऐसे? तो कहती ये कहा ना कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। तो दोनों ऐसे ही यहाँ पे खड़े होके कुछ बात करने लग जाती। और इधर हे हमारी जॉय, ओह माय गॉड, मतलब इसकी खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं था यार, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। उसकी प्लान सक्सेस हो चुकी थी। और जो चाहा था इतनी सालों से, वाह वो कम आ गई, सफल हुई थी। और फिर परफेक्ट, कोई उसे ना पहचाना ना कोई उसके बारे में पता कर पाया, फिर कामयाब भी हो गई। वाह जो परफेक्ट क्राइम थी, मतलब क्या बोलो, उसे तो परफेक्ट क्राइम लग रही थी। बट मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट कोई क्राइम होती भी है। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ कि मुस्लिम को या फिर क्रिमिनल को ऐसा फील होता, उन्हें ऐसा लगता, पर ऐसा कभी नहीं होता। मुस्लिम क्रिमिनल कितनी भी शातिर, कितनी भी चालाक क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई क्लू मतलब जरूर सड़ जाती, या फिर कोई ना कोई कारण किसी न किसी बहाना में वो लोग किसी भी तारा सामने आ ही जाती है ना। और उसके बाद कितनी भी छुपा हुआ राज क्यों ना हो, वो सामने आ ही जाती है। फिर सबको दिखाई देती है वो भी साफ साफ कि असली मुजरिम या फिर वो खतरनाक क्रिमिनल पाकर है ही कौन, थी कौन, और उसका नाम क्या है। क्योंकि सच कभी छुपा नहीं रहता, 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद वो तो सामने आ ही जाती है ना, वो खुलासा हो ही जाती है। बट फिर बात जॉय को कैसे बताएगी और कौन बताएगी? वेल वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और खुशी की माने तो वो ऐसे ही सॉन्ग लगा कर सिगरेट पीते हुए माना ऐसा डांस कर रही होती है। और तभी वहाँ पे उसकी वो लीडर आ जाती, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी ना इस सब सीन देख के, क्योंकि जॉय तो कई दिनों से उनकी काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपनी बदला लेने में तुला हुआ था, इस तरफ ध्यान दिया था। इस कारण लीडर की एक भी काम जॉय ने नहीं किया था और कहीं और ने किया, जिस कारण वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुई थी। उनके आदमियों के साथ साथ उनके सारे माल भी पुलिस ने पकड़ लिया था, जिस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुई थी। और सच को तो वहाँ पे 10 से 15 लाख की माल थी, जिस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और सच को तो उन्हें ये भी पता चल चुकी थी कि आजकल जॉय ने इनके कामों में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है, पर वो तो अब किसी लड़कियों के साथ घूम रहा है, लगता है किसी लड़की के चक्कर में फंसी है, इसलिए ऐसे कर रहा है, जिस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और गुस्से में आके उन्होंने सॉन्ग भी बंद कर दी थी और जॉय के सामने जाके उसकी कलर पकड़ ली थी, जिस पे तो भाई जॉय की गुस्सा, मतलब क्या बोलूं, मानो उसके सारे एकदम से सटक जाती, उसकी आंखों में मानो जैसे आग घुल रही होती है। अगर कोई और होती ना अब तक तो वो जमीन पे पड़ा हुआ होती, उसे इस तरह का गुस्सा आ रही थी, वो अपने हाथ मुट्ठी में कर लेती, पर वो कुछ कहती नहीं, वो बस चुपचाप उसकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें दिख रही होती है। पर इसके आगे जो भी होगी वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वाकई ये गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हो सके तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।